हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि कुंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। इनकम फ्रॉम सैलरी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो हम एक ही वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी है या फिर जो इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट इसके लिए देखने के लिए हम देखते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम कितने बताए गए हैं इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स की जो धारा 14 है उसमें हेड्स ऑफ इनकम 5 बताए गए हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर है इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी वेतन से आय, सेकंड मकान संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड व्यवसाय या पेशे के लाभ, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ पूंजी लाभ से आय यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ अन्य साधनों से आय या फिर इनकम यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये जो भी 5 टॉपिक है हम पूरे हमारी जो बीकॉम पार्ट सेकंड का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर इन पूरे 5 हेड्स को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से यानी वेतन से आय। वेतन से आय क्या होती है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई आय वेतन से आय है या मकान संपत्ति से आय है या व्यवसाय या पेशे के लाभ से आय है या फिर पूंजी लाभ से आय है या अन्य साधनों से आय है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले नियोक्ता से जो पारिश्रमिक, मूल वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस, कमीशन, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं या वेतन के स्थान पर लाभ इत्यादि अनेक रूप में प्राप्त होते हैं, इन सभी को वेतन से आय शीर्षक में हम सम्मिलित करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि वेतन से आय के संबंध में महत्वपूर्ण नियम क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो फर्स्ट इसके लिए यहाँ बताया गया है कि जो भुगतान प्राप्त करने वाला है और भुगतान करने वाला है उसके बीच में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। अगर नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं है तो वहाँ से जो आय प्राप्त होगी उसे हम वेतन से आय नहीं कहेंगे। जैसे कि एक साझेदार जो होता है उसे फर्म से जो वेतन प्राप्त होता है उसको वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि व्यापार अथवा पेशे के लाभ यानी इनकम फ्रॉम गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार जैसे संसद के जो हमारे सदस्य होते हैं, विधानसभा के हमारे सदस्य होते हैं, वो भी मंथली सैलरी पाते हैं, लेकिन वो सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिए उनको जो वेतन मिलता है उसे हम कहाँ सम्मिलित करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो वेतन किसी आय को हम डिसाइड करते हैं कि वो वेतन की आय है या नहीं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो दो व्यक्ति जो कि एक भुगतान प्राप्त कर रहा है और एक भुगतान कर रहा है, दोनों के बीच में नियोक्ता एवं कर्मचारी यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होनी चाहिए। सेकंड हमारा है एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉय एक ही नियोक्ता के अधीन काम करे। हो सकता है कि वो एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, दूसरी जगह फुल टाइम जॉब कर रहा हो या फिर दोनों जगह ही पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो। वो जितने भी नियोक्ताओं के अधीन कार्य करेगा उनसे जो भी सैलरी मिलेगी उन सारी सैलरीज को मिलाकर एक साथ टैक्स लगेगा। यहाँ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देयर में भी मोर देन वन एम्प्लॉयर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन फॉर वर्क अदर देन असाइन ड्यूटी वर्क। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि कोई कर्मचारी उसके सेवा कार्य के अलावा नियोक्ता के अन्य कार्य भी करता है और उसके लिए उसे कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी पारिश्रमिक मिलता है, तो इसे भी हम वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित करेंगे। लेकिन वो जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो उसे उसी नियोक्ता से प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको शिक्षण कार्य के अलावा यानी टीचिंग के अलावा परीक्षा से संबंधित जो भी अन्य कार्य करने होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर बनाना और आंसर बुक्स चेक करना, उनका जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसी यूनिवर्सिटी द्वारा, अदर यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं, उसी यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, सैलरी के अंदर।
यानी वो सेवा कार्य उनका हुआ टीचिंग, लेकिन उसके अलावा जो अदर जो भी वर्क कर रहे हैं वो अदर वर्क में क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, आंसर बुक्स चेक कर रहे हैं, तो वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, सैलरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स, कर दायित्व का आधार। अच्छा, यहाँ हम ये देखेंगे कि हमें जो भी व्यक्ति है उसको वेतन प्राप्त हो रहा है वो किस बेसिस पे हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे, किस बेसिस पे इनकम आयकर विभाग टैक्स चार्ज करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं यदि वेतन प्राप्य अथवा प्राप्त होने में से एक भी घटना गत वर्ष में घटित हो जाती है, यानी जो भी घटना पहले घटित होती है तो ऐसा वेतन गत वर्ष की आय में सम्मिलित होता है। जैसे कि मान लो 2020 की कोई इनकम है, 2020 में कोई इनकम ड्यू हो रही है, यानी 2020 की सैलरी किसी एम्प्लॉय को 2019 में प्राप्त हो गई है, यानी वो सैलरी प्राप्त पे कब हो रही है, ड्यू कब हो रही है 2020 में, लेकिन उसको प्राप्त कब हो गई है 2019 में। ठीक है, तो 2019 में जो सैलरी मिल गई है उसमें उसी गत वर्ष में टैक्स लग जाएगा, यानी 2019 वाले में ही टैक्स लग जाएगा। यानी यहाँ पर हम ये देखेंगे वेतन प्राप्य अथवा प्राप्त जो भी घटना पहले घटित हो रही है, जो भी घटना गत वर्ष में घटित हो रही है उसके आधार पर हम टैक्स उस पर लगा देंगे। और एक बार किसी इनकम पर अगर टैक्स लग जाता है तो दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि 2019 में प्राप्त होने के आधार पर हमने टैक्स लगा दिया, लेकिन ड्यू कब हो रही है 2020 में, तो ऐसा नहीं होगा कि 2020 में वो ड्यू हो रही है तो हम 2020 में भी टैक्स लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उस इनकम पर टैक्स पे कर चुके हैं, यानी इनकम टैक्स चार्ज हो चुका है, तो वापस से उस इनकम के ऊपर टैक्स हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ फिफ्थ है, हम देखेंगे वेतन एवं पेशे की आय में भिन्नता होती है, डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल जो पर्सन्स होते हैं कौन होते हैं, जैसे कि जिन्होंने स्पेशल कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ली हो, जैसे हमारे डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, इनको जो अपनी सर्विसेज के बदले जो अपने क्लाइंट से जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर सम्मिलित करते हैं। लेकिन मान लो जैसे कि कोई इंजीनियर है, वो उसे कहीं अपॉइंट किया है, वो किसी एम्प्लॉयर ने वो जॉब कर रहा है और किसी नियोक्ता के अधीन कोई कार्य कर रहा है, इसके बदले में उसे जो रेम्यूनरेशन मिलेगा उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, वेतन के अंदर। इसी प्रकार से डॉक्टर है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, इसके अलावा मान लो वो हॉस्पिटल में चिकित्सक के रूप में नियुक्त होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त होते हैं, तो उस डॉक्टर को निजी रूप से प्रैक्टिस करने की आय, जो अलग से वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और जो हॉस्पिटल में जो नियुक्त किया गया उन्हें, इसके बदले में जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो किसके अंदर आएगा, वेतन शीर्षक की आय में। तो यहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है कि सैलरी और प्रोफेशनल इनकम के अंदर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा है नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से प्राप्त पारिश्रमिक आय नहीं है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि जब किसी आय को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो वेतन से आय है या नहीं है, तो उसको डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि जो दो व्यक्ति हैं उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। तो नियोक्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ऊपर हमने थर्ड टॉपिक में देखा है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त परीक्षा संबंधी कार्य के लिए जो रेम्यूनरेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया उसी विश्वविद्यालय द्वारा, उसे हम वेतन में सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन किसी अन्य विश्वविद्यालय की कॉपियाँ चेक करने के लिए आई हैं, तो उस अन्य विश्वविद्यालय की जो कॉपियाँ चेक करने के लिए आई हैं उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारी आएगी अदर सोर्स से इनकम में। ठीक है, अब हम यहाँ आगे देखते हैं वेतन व मजदूरी में कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। जो वेजेस होती है वो आयकर विभाग ने इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया है सैलरी और वेजेस के अंदर। जो वेजेस होती है वो मैनुअल वर्क के संबंध में होती है, यानी शारीरिक श्रम के बदले में मिलती है, यानी कारखाने में कोई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो उन्हें जो नियोक्ता से जो पारिश्रमिक प्राप्त होगा उसे हम वेतन में सम्मिलित करेंगे। जबकि जो शारीरिक श्रम के अलावा जो मिलता है, शारीरिक श्रम के अलावा जो भुगतान प्राप्त होता है उसको हम
वेतन में सम्मिलित करेंगे, यानी वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा स्वेच्छा से वेतन त्यागना एवं छोड़ना अथवा छोड़ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेतन प्राप्य होने पर ही कर योग्य हो जाता है। हमने पहले ही देख चुके हैं, हम प्राप्त और प्राप्य होने के आधार पर ही कर योग्य हो जाता है। तो वेतन प्राप्य होने के आधार पर ही कर योग्य होता है, चाहे कर्मचारी स्वेच्छा से अपने वेतन को त्याग दे, यानी वो एम्प्लॉयर को ये बोल दे कि मुझे, मान लो ऐसे बोल दिया उसने, मुझे इस मंथ की, जुलाई मंथ की सैलरी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसने जुलाई मंथ की सैलरी स्वेच्छा से अपनी छोड़ दी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस पर टैक्स उसे पे करना होगा, भले वो सैलरी ले या ना ले। लेकिन इसके एक्सेप्शन जो हैं वो ये हैं, यदि किसी कर्मचारी ने सरकार को जनहित में कोई वेतन का कोई त्याग किया है तो इसे टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कर मुक्त वेतन। यदि कोई कर्मचारी, किसी कर्मचारी को नियोक्ता ने कर मुक्त वेतन दिया है, यानी कर मुक्त वेतन से आशय कि जो कर्मचारी के वेतन पर जो आयकर दे था उसे नियोक्ता ने ही चुका दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस कर्मचारी को उस जो ऑलरेडी नियोक्ता ने पे कर दिया है टैक्स तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे जो नियोक्ता ने जो कर चुकाया है एक तरह से उसके लिए फैसिलिटी होगी, सुविधा हो गई। नियोक्ता ने जो कर चुका है उसे भी कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित कर दिया जाएगा। उसके बाद में इंक्लूड करने के बाद में वो फिर से टैक्स चुकाएगा। नेक्स्ट हमारा है वेतन किसी भी समयांतराल में प्राप्त हो सकता है। सैलरी में बी रिसीव्ड आफ्टर एनी टाइम इंटरवल, यानी डेली बेसिस पे भी सैलरी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मंथली ही सैलरी मिले, डेली बेसिस पे भी मिल सकती है, वीकली भी मिल सकती है, फोर्टनाइटली भी मिल सकती है, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, किसी भी बेसिस पे सैलरी मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान। नियोक्ता द्वारा कोई भी कर्मचारी को एक तो नियमों के आधार पर वेतन मिलना आवश्यक होता है। इसके अलावा स्वैच्छिक भुगतान कोई भी नियोक्ता करता है, जैसे कि कोई बोनस दे दिया या फिर और कोई उपहार स्वरूप कोई कुछ प्रदान कर दिया, तो वो सब भी उसकी कर्मचारी की सैलरी में इंक्लूड होगी। लेकिन व्यक्तिगत भेंट के रूप में अगर कोई व्यक्तिगत भेंट दी है नियोक्ता ने कर्मचारी को तो वो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे कि कर्मचारी की वेडिंग पे नियोक्ता ने गिफ्ट दिया है तो वो इसकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा वेतन में से की गई कटौतियाँ भी वेतन से आय में सम्मिलित होंगी। वेतन से की गई कटौतियाँ जैसे कि नियोक्ता, कर्मचारी ने नियोक्ता को ये बता दिया है कि वो उसकी सैलरी में से जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दे, ऑलरेडी जो आयकर कट जाता है उसका भुगतान कर दे, और भविष्य निधि में से कर्मचारी का जो अंशदान है उसकी कटौती होती है। तो ये कटौतियाँ, ऐसा नहीं है कि कटौतियाँ होने के बाद में कर्मचारी को सैलरी प्राप्त होती है, जो डिडक्टेड सैलरी जो प्राप्त होती है, तो ये नहीं होगा कि ऑलरेडी उसकी जो डिडक्शन हो गई है उस पर टैक्स नहीं होगा। उसकी जो सैलरी बनेगी उसके अंदर ये जितनी भी डिडक्शन हुई हैं वो सब भी उसमें सम्मिलित रहेंगी। नेक्स्ट है सेवा समाप्ति के बाद मिला भुगतान, यानी पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट जो होता है। रिटायरमेंट के बाद में जो सेवा समाप्ति हो जाती है, सेवा काल की समाप्ति पर जो भुगतान मिलता है, जैसे कि पेंशन मिलती है उस पर भी टैक्स देना होता है, ग्रेच्युटी जो मिलती है उस पर भी टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है हमारा वेतन में सम्मिलित मदें। जो आयकर की धारा 17 सब क्लॉज 1 है उसके अंदर ये बताया गया है कि वेतन के अंदर कौन कौन सी मदें, कौन कौन से आइटम्स हम वेतन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हम वेजेस इसमें आएंगी, एन्युटी और पेंशन इसमें आएंगी, ग्रेच्युटी इसमें आएगी, फिर एनी फीस, कमीशन, परक्यूसाइट्स और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी, यानी कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ मिलता है वेतन या मजदूरी के स्थान पर या उसके अतिरिक्त कोई लाभ मिलता है वो भी वेतन के अंदर हम सम्मिलित करेंगे। यानी एडवांस सैलरी यानी कोई अग्रिम भुगतान, लीव एनकैशमेंट यानी अवकाश, उपभोग ना की गई छुट्टियों के बदले में जो उसका भुगतान प्राप्त होता है वो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS 2004 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो NPS 2004 में जो योगदान होता है एम्प्लॉयर का वो, रिटायरमेंट बेनिफिट
रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आएगा, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, कंपेंसेशन ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति ली जाती है उसके बदले में जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो भी इसमें इंक्लूड होगी, और फैसिलिटीज़ और पर्क्यूसेट्स और पर्क्स यानी वही अनुलाभ या सुविधाएं जो मिलेंगी। आज हम इतना डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप वापस से इसको रिवाइज करें कि वेतन के अंदर क्या क्या सम्मिलित मदें क्या क्या सम्मिलित होती है और इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, क्योंकि हमें यहाँ जानना ज़रूरी है, आगे के डिस्कशन के लिए ज़रूरी है हमें ये जानना कि वेतन किसी आय को हम वेतन किस प्रकार निर्धारित करेंगे। तो इसके बाद में हम इसको पढ़ने के बाद में हम इसके आगे के जो कैलकुलेशंस है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।